हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन। आज के इस सेशन में हम सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में लास्ट एक वीक में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस बनती हैं आपके करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा आप इस सेशन के साथ जुड़ें और अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, वेयर इन हिमाचल प्रदेश द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीआरएफ इज लोकेटेड? ऑप्शन ए शिमला, बी कांगड़ा, सी मंडी, डी ऊना। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? बहुत ही सरल सिंपल सवाल है। तो ऑप्शन जो है ये सी इज द राइट आंसर, मंडी। मंडी की बल जो वैली है, बहुत फेमस वल वैली है, फर्टाइल लैंड मानी जाती है, वहां पर ही जो है एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर है। अभी रिसेंटली खबरों में रही एनडीआरएफ, ठीक है, एनडीआरएफ स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिव फोर्स। इसका गठन जो है 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया गया था। इट वाज एक्चुअली फाउंडेड इन 2006, ठीक है। अब इसका जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है, अंत्योदया भवन, लेकिन जो इसका स्टेट हेडक्वार्टर है वो आपका मंडी में है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई एनडीआरएफ का जब मैं हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं तो मैं आपकी स्टेट हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं। अभी खबरों में रिसेंटली रहा, ऑल ऑफ अस नो दैट व्हाट हैपेंड इन धर्मशाला रीजन ऑफ कांगड़ा, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई, ये इमेज आप देख सकते हैं। तो एनडीआरएफ ने यहाँ पे बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया। डिजास्टर से संबंधित जितने भी मामले यहाँ पर आए हैं उसमें लोगों की सहायता की है, साथ ही साथ जो है रेस्क्यू किया है बहुत से लोगों को। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पंचायत इन हिमाचल प्रदेश आर कवर्ड अंडर डिजिटल अम्ब्रेला? ऑप्शन ए 3226, 3236, 3127, 1192। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा डिजिटल अम्ब्रेला स्कीम के तहत? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 3226 पंचायतें जो हैं हिमाचल प्रदेश की डिजिटल अम्ब्रेला के तहत कवर की जाएंगी। अब ये डिजिटल अम्ब्रेला स्कीम है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर जरा हम बात कर लें। देखिए, ये जो स्कीम है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है और स्टेट में भी इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत क्या है कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर देखे जा सकते हैं और इसके माध्यम से रूरल एरिया में पंचायतों को जोड़ा जाएगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा ताकि ई गवर्नेंस जो है बढ़ सके। जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूंगा, पंचायत में भी लोग हैं, उन्हें परिवार नकल चाहिए, ठीक है, या फिर बेसिक सर्टिफिकेट्स, अपने डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं तो उन्हें पंचायत ऑफिस जाना पड़ता है। दे वर नॉट यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो यहां पर जो है पंचायत लेवल पर भी ज्यादा से ज्यादा जो है इंटरनेट फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया जाएगा और लोगों को इन प्लेटफॉर्म के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ और भी जो है इसके तहत फर्दर कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल नॉलेज लोगों का ग्रास रूट लेवल पे बढ़े, रूरल एरिया में बढ़े, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा, अगर हम पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो 2020 में ई पंचायत अवार्ड हिमाचल प्रदेश को मिला। 2020 में फर्स्ट अवार्ड हिमाचल प्रदेश को मिला था और 2021 में सेकंड। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं दैट गवर्नमेंट और जो हमारे ऑफिशियल्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, पुलिचिंताला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? ऑप्शन ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन स्टूडेंट सी जो है आपका सही जवाब है। कृष्णा रिवर पर ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बिल्ड किया जा रहा है। अभी रिसेंटली खबरों में रहा है कृष्णा रिवर डिस्प्यूट, तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी क्या है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है और आपका गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, उन जो कि जिनका गठन तकरीबन 7 साल पहले हुआ तो था, इस मैटर को जो आपका कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट है रिजॉल्व करने के लिए, तो उनको जो है ये एक नोटिफिकेशन दिया है कि भाई आप जितना जल्दी हो सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन जो है एरिया का वो डिक्लेयर करें कि आपका क्षेत्र कितना होगा और अदर रीजन्स का जो एरिया है वो कितना होगा, ठीक है।
तो ये बड़ा जरूरी है, थोड़ा सा मैं इस डिस्प्यूट के कंटेक्स्ट में बताना चाहूंगा। पहले तो हम रिवर की बात करते हैं। तो जो आपकी कृष्णा रिवर है ये आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ओरिजिन होती है और तकरीबन 4 स्टेट इससे संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये चारों जो क्षेत्र हैं इनका संबंध इससे है और विवाद भी इन चारों ही राज्यों के बीच है पर्टेनिंग टू द जो बेसिन आपका है। तकरीबन 33% जो बेसिन है, रिवर बेसिन, वो इन चारों स्टेट से संबंध रखता है। ठीक है, और इस रिवर की अगर हम लेंथ की बात करें तकरीबन 1288 ठीक है किलोमीटर की लंबाई है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रिवर है ये साउथ इंडिया की। अब देखिए ना, ये सभी जो है वाटर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डैम्स बनाना चाहते हैं, रिजर्वेस बनाना चाहते हैं ये सभी स्टेट्स, तो कौन सा स्टेट कितना बनाए। अब कोई कहता है, महाराष्ट्र कहता है भाई हमारे यहाँ से ओरिजिन होती है, हमें ज्यादा हक मिलना चाहिए, या कोई कर्नाटका कहता है कि भाई हमारे यहाँ से बहती ज्यादा है तो हमें ज्यादा हक मिलना चाहिए। तो किसका कितना जो एरिया है या कितना इस्तेमाल वो कर सकते हैं वाटर का, इससे संबंधित विवाद बहुत लंबे समय से रहा है। चूंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कुछ साल पहले अलग हुआ है, तो अब तेलंगाना का भी क्षेत्र इसके तहत आता है, उनको भी उसके तहत जो है बेनिफिट दे जाएंगे। तो अभी ये डिक्लेयर किया गया है इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और ट्रांसफर किया जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। ठीक है, प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी यहाँ प्रोजेक्ट बनने थे, साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 200 करोड़ रुपया जो है इनके अकाउंट्स में डाला जाएगा, ताकि ये फर्दर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम जारी रख सके। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पिलग्रिम रिजुविनेशन ऑफ स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद कम्स अंडर द अम्बिट ऑफ ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? वो बहुत ही सिंपल सवाल है ये, और अभी खबरों में भी रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत ये आता है। तो अभी खबरों में क्यों रहा है? क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, रिसेंटली विजिट किए हैं वाराणसी, वहां पर उन्होंने इनॉग्रेट किया है टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर को, साथ ही साथ एक क्रूज बोट जो है ऑपरेशन उसको भी फैसिलिटेट उन्होंने किया है, इनॉग्रेट किया। तो ये दोनों ही जो वाराणसी में सेंटर्स बनाए गए हैं, ये आपके प्रसाद जो स्कीम है उसके तहत आते हैं। अब ये प्रसाद इनिशिएटिव क्या है उस पर बात कर लेते हैं। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इट स्टैंड्स फ्रॉम, यहां से सवाल एब्रिविएशन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। पिलग्रिम रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन प्रसाद, ठीक है, 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई भारत में जितने भी आपकी स्पिरिचुअल साइट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, वहां की जो लोकल कल्चर है उसको जोड़ा, कुजीन्स है वहां के उसको वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट किया जाए, कल्चर को वहां के प्रमोट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां के बिल्ड किया जाए, ताकि वर्ल्ड क्लास जो एक टूरिज्म है, क्योंकि भारत की पहचान अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे एक धार्मिक देश के तौर पर भी होती है। एंड मेनी ऑफ द फॉरेनर्स केम इंडिया, इवन इंडियंस विजिट इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ these religion sites। तो अच्छी सुविधाएं नहीं होंगी तो एक बड़ा खराब इंप्रेशन भी पड़ता है, और साथ ही साथ टूरिज्म को भी नुकसान होता है। तो इसकी तरफ ये इनिशिएटिव लिया गया है कि भाई प्रसाद स्कीम के तहत, प्रसाद इनिशिएटिव के तहत जितने भी हमारी रीजनल साइट्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास साइट्स बनाया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द कॉमन नेम ऑफ साइटोमेगालोवायरस occurring as a post-COVID complication recently is option A measles, B herpes, C rosella, D fifth disease। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन स्टूडेंट्स बी जो है आपका सही जवाब है, हर्पिस। बी इज द राइट आंसर। तो अभी रिसेंटली दिल्ली, पुणे, बैंगलोर में कुछ इंसिडेंट्स देखे गए हैं कोविड, पोस्ट कोविड पेशेंट्स के बीच हर्पिस जो है हर कोई इफेक्ट हुआ होगा, रैशेस हो जाते थे बचपन में, अभी भी बहुत से लोगों को हर्पिस की शिकायत रहती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ, ये जो साइटोमेगालोस वायरस है इसी तरीके का वायरस है, इन्फेक्चुअस है, ठीक है, फैलता है, ये ट्रांसमिट होता है।
हालांकि बहुत ही ज्यादा फेटल तो नहीं है, बट इसके सिम्टम्स जो है बड़ी तेजी से इन 3 जगहों, इन 3 रीजन्स में देखे गए हैं। ठीक है, तो इसको नाम साथ में ह्यूमन हॉपिस वायरस 5 भी दिया गया है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन के जो माध्यम है इसके वो किस प्रकार से है। ठीक है, हाँ एक इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा चांसेस इसमें होते हैं साइटोमेगलो वायरस के फैलने की प्रेग्नेंट वुमेन्स में। ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनसे उनके बच्चों में भी फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इसके कंटेक्स्ट में फैक्ट है कि भाई ये हमेशा ही, एक बार अगर आपको हो जाता है तो ये हमेशा हमारी बॉडी में एग्जिस्ट रहता है, बट इन अ डोमिनेंट स्टेज, जब तक उसको जो है कन्वीनियंट इन्वायरमेंट नहीं बॉडी में मिल जाता। कन्वीनियंट इन्वायरमेंट से मेरा यह मतलब है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ऐसे केसेस में ये जो साइटोमेगलोवायरस है इसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर ऐसे ही पेशेंट्स में देखा गया है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, वीक है। ऑलराइट, सो अब इसके फैलने के कारण है ब्लड ट्रांसमिशन के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके कफ किसी को है तो उसके माध्यम से ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर सेक्सुअल रिलेशंस के बीच की वजह से हो सकता है। फ्लूइड जो है बेसिकली उससे ज्यादा ही फैलता है। टेयर है आपका, टेयर्स के माध्यम से है, या आपके यूरिन के माध्यम से है, ठीक है, या अगर ऑर्गन बॉडी के डोनेट कर रहे हैं तो ये फैलता है। तो ये तमाम चीजें इसके कारण है। सलाइवा है, ठीक है, तो लिक्विड जो फॉर्म है उस पर ये ज्यादा फैलता है, ये देखा गया है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कोविड-19 टेस्ट कॉल्ड कोवी होम हैज बीन डेवलप्ड बाय ऑप्शन ए IIT दिल्ली, बी IIT रोपड़, सी IIT बॉम्बे, डी IIT हैदराबाद। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, हैदराबाद। अभी हैदराबाद IIT के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक फर्स्ट रैपिड भारत की सबसे इलेक्ट्रॉनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पावर कोविड-19 एक किट बनाई है, इसका नाम दिया है कोवी होम। अब ये जो है आप घर बैठकर ही इससे फायदा उठा सकते हैं और 30 मिनट में जो है आप कोविड आपको है या नहीं आपको बता देगी। ठीक है, तो एक बहुत ही कह सकते हैं एक रेवोल्यूशनरी इस दौर में ये इन्वेंशन हुई है, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल जाने से कतरा रहे हैं, ठीक है, या रूरल एरिया में बहुत बार देखा गया कि अवेयरनेस नहीं है, लोग आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट द डिजीज एंड दे वर नॉट रेडी टू गो टू द हॉस्पिटल्स फॉर टेस्ट। जबरदस्ती करना पड़ रहा है, ऐसी भी सिचुएशंस है। तो अगर इस प्रकार को के इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे और घर में ही ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेस्ट हो पाते हैं तो बहुत अच्छा है और रैपिड है। ठीक है, जैसे RT-PCR टेस्ट है तो तकरीबन आपका 1 दिन का समय तो लग ही जाता है रिपोर्ट आने तक। विद इन 30 सेकेंड जो है ये आपका कोवी होम किट जो है ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी। तो एक बहुत फाइन इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तब बात करेंगे। सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड seen repeatedly in news is associated with option A defamation, B sedition, C LGBT rights, D curfew, assembly of homo people। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सेडिशन लॉ। ठीक है, तो बी सेडिशन जो है से संबंधित है, जिसे हम कहते हैं राजद्रोह या देशद्रोह शब्द का प्रयोग भी हम इसके कंटेक्स्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये खबरों में क्यों रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये जो आपका सेडिशन लॉ है अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द 124A ऑफ द IPC, जिसका एग्जिस्टेंस आपके अंग्रेजों के समय में था, ब्रिटिश पीरियड में एग्जिस्टेंस में था, 75 साल हो चुके हैं, तो क्या आज उसे बना के रखना चाहिए? क्या उसकी कोई प्रासंगिकता अभी हमें हमारे समक्ष है या नहीं है? ठीक है, साथ ही साथ कुछ और सवाल भी इस कंटेक्स्ट में उठाए हैं कि भाई मिसयूज बहुत होता है सेडिशन लॉ का, उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले ब्रिटिश पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए उस समय ये जो कानून था अंग्रेजों ने बनाया था अगेंस्ट हमारे जो लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी के खिलाफ ये चार्ज लगा था, कुछ और प्रोमिनेंट हमारे लीडर्स थे, उनके खिलाफ सेडिशन लॉ या देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। तो क्या आज जब ये किसी व्यक्ति के खिलाफ लग रहा है, ये तभी तो इस पर डिस्प्यूट हुआ है कि आज जब किसी व्यक्ति के खिलाफ लग रहा है तो क्या वो उसी श्रेणी में आता है कि फिर तो महात्मा गांधी भी देशद्रोही हुए?
अब ये तूल क्यों पकड़ा है, इसके पीछे भी कारण मैं आपको बताता हूं। 2020 में जब आपका कोविड शुरू ही हुआ था, तो विनोद दुआ एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था उनकी पॉलिसीज को कि कोविड पीरियड में बहुत अच्छे से काम नहीं किया है सरकार ने। तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस उन पर जो है सेडिशन एक्ट लगा दिया गया, देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, और अभी 1.5 महीना 2 महीना पहले ही उनको उन आरोपों से कोर्ट ने बरी किया है, क्योंकि ये तो कोई अधिकार नहीं हुआ। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, ये तो किसी के मौलिक अधिकार है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 19, 14 में हमें इक्वालिटी और बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, ये तो उनका वायलेशन हो जाता है। तो यहां पे ये प्रश्न उठाया गया, यहां पे बड़े कड़े शब्दों का भी सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया। उन्होंने कहा कि ये तो इट इज लाइक टू गिव समबडी अ सॉ, नॉट टू समबडी, टू गिव अ सॉ टू द कारपेंटर फॉर कटिंग द वुड बट ही इज गोइंग टू कट द होल फॉरेस्ट। कि भाई एक आरी जो है हम दी जाती है किसी कारपेंटर को कि वो लकड़ी काट सके, लेकिन वो तो पूरे जंगल को ही काट देता है। तो ये कानून जो है कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और आप इस इमेज में भी देख सकते हैं ना कि भाई यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है जो एक मिरर में दिखा रहा है एक नेता को उसका चेहरा, और वो ऑर्डर दे रहा है अरेस्ट है, ठीक है। इससे हमें अंदाजा लग रहा है कि भाई किस प्रकार से मिसयूज होता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। Who among the following was a reputed Pulitzer-winning Indian photojournalist who was killed in Afghanistan? Option A, Sunil Kothari, B, Hussain Lala, C, Danish Siddiqui, D, Dhineshwar Sharma। अभी रिसेंटली ये इंसिडेंट हुआ है। सो ऑप्शन सी स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है। दानिश सिद्दीकी जो है इंडियन आपके पुलिट्जर प्राइज विनिंग ये जर्नलिस्ट थे, जो कि राइटर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ काम कर रहे थे, ठीक है। और अफगानिस्तान में इंसिडेंट हुआ है कांधार में स्पिन बलदोग जगह है, वहां पर ये मार्केट में थे, वहां के लोकल से बातचीत कर रहे थे और तभी जो है अटैक होता है और अनफॉर्चुनेटली ही डाई। तो एक कह सकते हैं बहुत बड़ा लॉस भी है, और तालिबान की जो हेगेमनी शायद 20 साल पहले खत्म कहीं ना कहीं हो गई थी, वो फिर से बढ़ने के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनके बारे में और मैं बताना चाहूंगा, इनको जो पुलिट्जर अवार्ड दिया गया था वो किस चीज के लिए दिया गया था? कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट्स अगर आप जानते हैं। इन्हें पुलिट्जर सम्मान से सम्मानित किया गया था, किस काम के लिए इनको दिया गया था? इफ यू रिमेंबर 2-3 years बैक रोहिंग्या का इशू हुआ था बहुत बड़ा इंटरनेशनली, ठीक है। तो उस रोहिंग्या मामले को इन्होंने कवर किया था म्यांमार में, तो उसके लिए इनको जो है कवरेज के लिए पुलिट्जर प्राइज दिया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा। हियर वी कंप्लीट टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।